2024 में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का दूसरा दिन। आज बैठक में शरद पवार होंगे शामिल। बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर को हटाया गया। पोस्टर में लिखा दी अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर। दिल्ली में आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। बैठक में 38 पार्टियां होंगी शामिल। चिराग पासवान भी औपचारिक तौर पर एनडीए में शामिल। यौन शोषण मामले में आरोपी ब्रजभूषण सिंह की आज कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 7 जुलाई को समन जारी कर आज पेश होने के दिए थे आदेश। पोर्ट ब्लेयर के नए इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट का पीएम करेंगे उद्घाटन। 710 करोड़ रुपए की लागत से बना है एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। पुंछ में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। सीमा हैदर से यूपी एटीएस की आज भी पूछताछ के लिए लेकर निकली टीम। दिल्ली पर फिर से एक बार बाढ़ का संकट मंडराया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड बारिश के लिए जारी किया अलर्ट। आगरा में भी यमुना उफान। केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का निधन। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे चांडी। और 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। ये खबर जम्मू के पुंछ के सिंधरा इलाके से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया है। कल रात करीब 11:30 बजे मुठभेड़ की शुरुआत हुई थी। भारतीय सेना के विशेष बल, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अन्य बलों की टीम में शामिल थे। ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादी संभवतः विदेशी आतंकवादी है और उनकी पहचान का पता लगाया जा रहा है। तो देखिए, कल रात को 11:30 बजे से मुठभेड़ चल रही थी। 4 आतंकियों को जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 आतंकी मार गिराए गए और कल रात 11:30 बजे से ही मुठभेड़ चल रही थी। बताया जा रहा है कि ये जो आतंकियों को मारा गया है, ये बहुत संभवतः है कि विदेशी आतंकी हो सकते हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में हासिल हुई। पुंछ से बड़ी खबर, 4 आतंकी ढेर यहां पर किए गए हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी है। 4 आतंकियों को मार गिराया गया। कल रात 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुठभेड़ हुई और 4 आतंकी ढेर किए गए। पुंछ से बड़ी खबर है। भारतीय सेना के विशेष बल, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का यह संयुक्त ऑपरेशन है। और अजय बाचलू हमारे साथी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। अजय, 4 आतंकी बताए जा रहे हैं पुंछ में जिनको ढेर किया गया है। क्या जानकारी है इनको लेकर, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अजय? देखिए, लगातार जो पुंछ है वहां पर 2 ऑपरेशन चल रहे हैं। एक सीमा पर चल रहा है जिसे ऑपरेशन बहादुर का नाम दिया गया है, जिसके तहत कल सुरक्षा बलों ने एलओसी पर 2 आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद कल ही सुरक्षा बलों और आतंकियों का सिंधरा इलाका है पुंछ में, वहां पर सुरक्षा बलों को यह पता लगा था कि कुछ आतंकी छिपे हुए थे, जिसके बाद वहां पर कल ऑपरेशन जो है वो लॉन्च हुआ था और कल देर शाम आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई थी। पूरी रात सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर कर रखा और आज सुबह पहली रोशनी के साथ ही दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ और भारी गोलाबारी दोनों तरफ से हुई। और इस गोलाबारी के बाद अब सेना का यह दावा है कि इसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया है जो वहां पर छिपे हुए थे। दरअसल ये काफी जंगल का इलाका है, घना इलाका है और जैसे कल सुरक्षा बलों को पता लगा था कि यहाँ आतंकी छिपे हुए हैं, इसके बाद न केवल सेना बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भी साथ में लेकर इस ऑपरेशन को चला गया और ड्रोन के जरिए लोकेशन जो है वो देखी गई आतंकियों की और उसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है और 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। शुक्रिया अजय आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे, सीमा हैदर से आज फिर होगी पूछताछ। सीमा हैदर को लेकर एटीएस की टीम निकल चुकी है। यूपी एटीएस की टीम आज फिर से पूछताछ करेगी। एटीएस ने बीते कल भी 8 घंटे पूछताछ की थी। तो देखिए, सीमा के दोस्त सचिन से भी पूछताछ हुई थी, सचिन के पिताजी से भी पूछताछ हुई थी और आज फिर से एक बार पूछताछ की तैयारी है। कहीं इसके पीछे कोई जासूसी एंगल तो नहीं, इसको लेकर के एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। बीते कल 8 घंटे की पूछताछ और आज एक बार फिर से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से पूछताछ एटीएस की टीम करेगी।
8 घंटे कल आप जान लीजिए पूछताछ हुई है सीमा हैदर से और आज फिर से पूछताछ होगी। कई सवाल दागे जाएंगे और उन सवालों के जवाब को हासिल किया जाएगा। एटीएस की टीम सीमा हैदर को लेकर निकली और लगातार पूछताछ का दौर जारी है। कल भी पूछताछ 8 घंटे हुई है सीमा हैदर से भी, सचिन से भी और सचिन के पिता से भी, ये कहा जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ मदिहा खान जुड़ चुकी है, सीधे लाइव उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मदिहा, कल 8 घंटे पूछताछ और आज जानकारी ये है कि आज भी बहुत सारे सवाल दागे जाएंगे और उनका जवाब हासिल किया जाएगा। क्या अपडेट, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल, सीमा हैदर जो है वो जांच एजेंसियों की रडार पर है और लगातार सीमा हैदर से जो पूछताछ है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कल जो है वो यूपी एटीएस लेके गई थी सीमा हैदर को, पूछताछ चली और लंबी पूछताछ चली और आज फिर सुबह सवेरे जैसे ही सुबह हुई है तो यूपी एटीएस की टीम जो थी वो यहाँ पहुंची और सीमा हैदर को लेके गई। मैं ठीक सीमा हैदर के घर के बाहर मौजूद हूँ, ये उनका घर है और यूपी एटीएस आती है और यहाँ से उनको लेकर जाती है। कई सारे सवाल हैं क्योंकि सीमा हैदर जो है जिस तरह से भारत में दाखिल हुई है उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियां हर तरह से पूछताछ करना चाहती हैं, हर तरह से जांच करना चाहती हैं कि आखिर सीमा हैदर का मकसद क्या। क्योंकि कई लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या सीमा हैदर जासूस है। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है वो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। यहाँ कुछ आसपास के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे जैसे ही ये खबर फैलती है गाँव में कि आज फिर वापस से सीमा हैदर को लेके गई है यूपी एटीएस की टीम, उसके बाद ये कई लोग यहाँ पहुंचते हैं, उनके घर के बाहर इकट्ठा होते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। क्या आप लोगों ने देखा था उनको लेके जाते? नहीं, कल सुना था कि कल लेके गए हैं, आज का तो अभी कुछ पता नहीं। सुबह मॉर्निंग में लेके गए हैं। वैसे जिस तरह से गांव में खबर है कि लेके गए हैं तो आप लोग यहाँ पहुँचे? हाँ, यहाँ पहुँचे। हमने सुबह से तो देखा नहीं, उन्हें सुना है कि एटीएस की टीम लेके चली गई है तीनों को। देख नहीं पाता क्योंकि जाहिर सी बात है जांच एजेंसियां हैं, अपना काम करना चाहती हैं तो बेहद खुफिया तरीके से यहाँ से निकाल के लेकर जाती हैं। तो बिल्कुल, आज भी पूछताछ जारी है। कल 8 घंटे की पूछताछ हुई और आज की पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल के आता है, लगातार आपको हम उसका अपडेट देते रहेंगे। चलिए अब 9 सेकंड में शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस कर रही है पूछताछ। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक, आईबी की रिपोर्ट के आधार पर सीमा को हिरासत में लिया गया। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से करीब 8 घंटे तक की पूछताछ। पाक से भारत पहुंचने और आने की वजह से जुड़े कई सवालों से उससे बातचीत होगी। नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी से मिलने भारत आई सीमा। सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में हैं, सूबेदार। सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सैनिक। प्रेम कहानी से लेकर भारत में आने तक का सभी पहलुओं की जांच होगी। सीमा हैदर को लेकर खुफिया विभाग ने तैयार किया पूरा रूट मैप। सीमा हैदर को लेकर तमाम इनपुट्स इकट्ठा कर रही है एजेंसियां। नेपाल से भी इनपुट इकट्ठा करने की कोशिश जारी है। अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई है सीमा हैदर। सचिन नाम के युवक से प्रेम के चलते भारत पहुंची सीमा। नेपाल के रास्ते बगैर वीजा के ही भारत पहुंची सीमा हैदर। सीमा हैदर मामले के बाद पाकिस्तान में बढ़ाई गई हिंदू मंदिरों की सुरक्षा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू मंदिरों के बाहर तैनात किए गए हैं सुरक्षाकर्मी। मुरादाबाद में शादी के बहाने युवक के साथ बांग्लादेशी महिला की साजिश। वीजा अवधि बढ़ाने के नाम पर युवक को लेकर गई बांग्लादेश। अब युवक को छोड़ने की एवज में मांग रही है पैसे। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं बाढ़ से मचे हाहाकार से जुड़ी बड़ी खबरों की। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 19 जुलाई तक मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड के लक्सर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई चिंता। नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका से लोगों में दहशत का माहौल। उत्तरकाशी के मोरी इलाके में भूस्खलन से कई मकानों को नुकसान पहुंचा तो सेब के बगीचे की जमीन भी धंसी। पुरोला विधायक ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। भारी बारिश के बाद देहरादून में जगह जगह जल भराव हो गया है। राजधानी के कई इलाकों में सड़कों से लेकर कॉलोनीज तक के भरा पानी, जनजीवन हुआ प्रभावित। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज के गेट की मरम्मत का काम शुरू। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर टूट गया था बैराज का गेट नंबर 10। हिमाचल में बाढ़ और बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ। हिमाचल के मंत्री जगत सिंह का बयान, आपदा में 118 लोगों की जान गई है। करीब 500 घरों को नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। रोड पर मलबा गिरने की वजह से मार्ग बाधित हो गया है। राहगीरों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे भी बाधित। रोड से मलबा हटाते समय जेसीबी के ऊपर गिरी चट्टान। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा नीचे।
हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला का बयान, प्रदेश में आपदा की वजह से हालत बेहद खराब है। केंद्र की तरफ से जारी हुए हैं 350 करोड़ रुपए। आपदा की वजह से कुल्लू में हुआ काफी नुकसान। बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए की राहत राशि। पहाड़ पर जल प्रहार, आफत मूसलाधार। देखिए इसी से जुड़ी कुछ और खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। हिमाचल के मंडी में फिर से हुई बारिश, इससे बढ़ा नदियों का जलस्तर। नदी किनारों पर रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया। यूपी के मेरठ में जिला प्रशासन ने बांटी राहत सामग्री। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटे गए खाने पीने की चीजें। बाढ़ की वजह से 13 गांव प्रभावित। आगरा में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। ताजमहल के पीछे यमुना किनारे पर स्थित ताज व्यू पॉइंट तक पहुंचा पानी। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत। मथुरा में भी उफान पर बह रही है यमुना नदी। नदी किनारे रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। लोग भगवान से कर रहे हैं हालात सामान्य होने की प्रार्थना। मथुरा के जयसिंहपुर बहादुर में यमुना किनारे के इलाके में बाढ़ का पानी भरा। एनडीआरएफ टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यूपी के ललितपुर में रोड पर आया बांध का पानी। बांध के पुल से पानी बहने पर 12 गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा। अभी भी पुल पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बरसात से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। बारिश के बाद पुलिस थाने के अंदर भरा पानी तो शहर भी जगह जगह पानी में तब्दील हुआ। और अब आपको दिखाते हैं बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की बारिश और बाढ़ से जुड़ी खबरें। बिहार के पूर्णिया में बाढ़ के साथ बह गई 3 मुख्य सड़कें। इलाके 30,000 आबादी का संपर्क मुख्यालय से कटा। आवाजाही बंद होने से ग्रामीण परेशान। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारिश से उफान पर नदी नाले और झरने। पानी में बहे लड़के का शव बरामद किया गया। पानी में बहने का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। असम में भी बाढ़ की वजह से हालात खराब है। मोरी गांव में बाढ़ की वजह से हजारों लोग प्रभावित। 20 गांव में घुसा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी। असम के विश्वनाथ में भारी बारिश से बिगड़े हालात। विश्वनाथ में बाढ़ जैसे हालात, डर से लोग सुरक्षित जगहों पर कर रहे हैं शिफ्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नदी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत। मृतकों में 2 सगी बहनें शामिल। नदी में नहाते समय हुआ हादसा। और देखिए दरिया बनी दिल्ली पर सियासी गदर, आपको बताएंगे 9 सेकंड में। दिल्ली में यमुना के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए है सरकार। सोमवार को शाम 7 बजे तक 205.94 मीटर था यमुना का जलस्तर। एक बार फिर से बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। दिल्ली में आज भी मुसीबत बन सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया मध्यम बारिश का अनुमान। कई इलाकों में पहले ही बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली का लोहा पुल अभी पानी की जद में है। इलाकों में चारों तरफ भरा पानी। यमुना नदी के जलस्तर में आई थोड़ी सी गिरावट। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में अभी भी सड़क पर जल भराव। रोड पर पानी भरने की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कभी अपने ऊपर नहीं ली कोई जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को डुबो दिया। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी का बयान। कहा अरविंद केजरीवाल भाजपा के सांसदों को बुलाने से डरते हैं। बाढ़ को लेकर बुलाई किसी भी मीटिंग में हमें नहीं बुलाते। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली आईटीओ बैराज को लेकर हो रही है राजनीति। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कही थी बैराज का मेंटेनेंस कराने की बात। दिल्ली की बाढ़ को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी का आरोप। कहा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो 26 का तोड़ क्या है 38 का गठजोड़, जानिए सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। 2024 के चुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कि दिल्ली में हो रही मीटिंग में शामिल होंगे 38 दल। बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 26 विपक्षी दलों की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन। मीटिंग के बाद सभी नेता करेंगे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एबीपी न्यूज के पास विपक्ष की आज होने वाली बैठक का पूरा एजेंडा। गठबंधन का नया नाम, सीट बंटवारा और न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसे मुद्दों का हल निकालने के लिए बनाई जा सकती है कमेटी। कर्नाटक के बेंगलुरु में लगे नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर। सीएम नीतीश को बताया अस्थिर पीएम उम्मीदवार, बाद में हटाए गए होर्डिंग्स। विपक्षी एकता पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का वार। महागठबंधन को बताया हताश। कहा सभी नेताओं का हाल एक जैसा।
विपक्षी एकता पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, कहा हम भारत के लोगों को तानाशाही, जन विरोधी, नफरत और लूट की राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। बेंगलुरु में कल 26 विपक्षी दलों की हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तकरीबन पौने 2 घंटे चली बैठक के बाद डिनर पार्टी में शामिल हुए सभी नेता। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वार, बोले विपक्षी गठबंधन भानुमति का कुनबा, न नेता है न ही कोई नीति है, ये भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। विपक्षी दलों की बैठक पर दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट किया, चोरों की बारात पहुंची बेंगलुरु, मगर सवाल एक, दुल्हा कौन? महाराष्ट्र में सियासी समीकरण पर बोले शरद पवार, कहा किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अजित गुट के विधायक भटके हैं रास्ता, सूत्रों के हवाले से खबर। और इसी बीच एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई से सटे मीरा रोड से बड़ी खबर आपको बता दें, मीरा रोड में लव जिहाद का मामला सामने आया है। घर का दरवाजा तोड़कर लड़की को बचाया गया, ये जानकारी है। मीरा रोड से बड़ी खबर, मुंबई के मीरा रोड में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर की रहने वाली 22 साल की एक युवती ने मीरा रोड के नया नगर में रहने वाले अपने प्रेमी अमीन आजम शेख, अमीन की मां रेशमा आजम शेख, काजी मुफ्तीन इस्माइल, जरियाब सलीम सैयद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया गया। तो देखिए, पीड़ित लड़की का आरोप यह है कि अमीन शेख ने अपनी मां और बाकी आरोपियों के साथ मिलकर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, और यही नहीं, उसे डरा धमकाकर और उसके आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने का डर दिखाकर उसका धर्मांतरण भी किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि उसको जबरन घर के अंदर बंद करके रखा जाता था, जहां से पुलिस ने उसे दरवाजा तोड़कर छुड़ाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर। देखिए किस तरीके से लव जिहाद का एक मामला मुंबई से सटे मीरा रोड से सामने आया है। और ये मामला देखिए अपने आप में कितना गंभीर है, जहां बताया जा रहा है कि एक लड़की आरोप लगा रही है एक लड़के पर, उसके परिजनों पर, और साथ ही साथ बताया कि जबरन धर्मांतरण कराया गया, शारीरिक रूप से उस पर दबाव बनाया गया, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया, उसे घर के अंदर बंद करके रखा जाता था। और पुलिस स्टेशन में जब इस बात के लिए सूचना मिली तो पुलिसकर्मियों ने आकर उसे छुड़ाया, ताला तोड़ा, उस लड़की को बाहर निकाला। आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने का डर दिखाया जाता था, यानी कि ब्लैकमेल किया जाता था और उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया। तो देखिए किस तरीके से दरवाजे को तोड़कर इस लड़की का रेस्क्यू पुलिसकर्मियों ने किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए एबीपी न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, आपको ये खबर बता रहा है। लव जिहाद का एक मामला मुंबई से सटे मीरा रोड से सामने आया है। बैठो इधर ही रुको। कौन तो आपको लॉक करके रखा था क्या? हाँ। कभी रात को जाते टाइम कुछ बोल के गए क्या? ऑफिस जा रहे थे। नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठो। बोलो क्या हुआ, बोलो। बैठो। मैडम कुर्सी दो। मैडम यहाँ पे आ जाओ। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और 9 सकी न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। राजस्थान में जोधपुर नाबालिग गैंगरेप मामले पर गरमाई सियासत। जयपुर में एबीवीपी के लोगों ने किया प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में भी जोधपुर गैंगरेप कांड के खिलाफ एबीवीपी ने खोला मोर्चा। राजस्थान सरकार के खिलाफ बीकानेर हाउस के बाहर किया गया प्रदर्शन। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हुए अत्याचार की जांच के लिए महिला सांसदों की बनाई कमेटी। ये कमेटी हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर पार्टी अध्यक्ष को सौंपेगी रिपोर्ट। शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल बोले कि जिन 9 बागी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके अलावा आज भी सभी विधायक शरद पवार के साथ ही हैं। मुंबई में कथित कोविड घोटाला मामले में एक्शन में पुलिस। बीएमसी मुख्यालय पहुंची एसआईटी की टीम, अधिकारियों से किए गए सवाल जवाब। भोजपुरी गायक नेहा राठौड़ के एमपी में काबा के बाद शिवराज सरकार के मंत्री लाइव। एमपी में मोदी का आशीष बाग गीत वार में गायिका अनामिका अंबर बीजेपी के बचाव में उतरी है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने जारी किया एक वीडियो, जिसमें 15 लाख के बदले सीट की गारंटी की बात कही जा रही है।
ईडी के शिकंजे में तमिलनाडु के एक और मंत्री। अवैध खनन से जुड़े मामले में मंत्री ए के पोनमुंडी के ठिकानों पर की छापेमारी। मंत्री को लेकर ईडी के अधिकारी पहुंचे चेन्नई। बीजेपी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सुरेंद्र चौधरी को बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने भेजा कानूनी नोटिस। भ्रष्टाचार पर झूठे आरोप लगाने का आरोप है। राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें देखिए 9 सेकंड न्यूज में। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमन चांडी का 79 साल की उम्र में निधन हुआ। बेंगलुरु के चिन्मय मिशन हॉस्पिटल में थे भर्ती। कई महीने से बीमार चल रहे थे। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल। लखनऊ में पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। 2024 में फिर एक बार पीएम बनेंगे मोदी। तीसरी बार भी कोई नहीं रोक सकता। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आते ही दारा सिंह चौहान ने भरी हुंकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार देंगी। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिलों के कलेक्टर्स और 9 सचिवों को यह सम्मान दिया जाएगा। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की लंबे समय से काम कर रहे कर्मियों की परमानेंट करने की मांग। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर सियासी बवाल। नालागोला थाने को घेर कर बीजेपी के लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने किया बर्खास्तगी करने की मांग को सख्ती से लिया। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी ने जमा कराया राइफल। इरफान की राइफल का लाइसेंस रद्द होने के बाद वकील के साथ थाने गई थी नसीम सोलंकी। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत को लेकर अधिकारी पर एक्शन। नसीम श्रीवास्तव बन गए मुख्य वन संरक्षक। मुंबई की फिल्म सिटी में टीवी सीरियल की शूटिंग सेट पर पहुंचा तेंदुआ। तेंदुए ने कुत्ते पर किया हमला। शूट के दौरान 200 लोग मौजूद थे। राजस्थान में गोपाल केसावत की गिरफ्तारी के बाद कुमार विश्वास की पत्नी और आरपीएससी की सदस्य मंजू शर्मा का भी एफआईआर में नाम। बीजेपी कर रही है सीबीआई जांच की मांग। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का आज करेंगे उद्घाटन। 710 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है टर्मिनल भवन। सारा की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जिन लोगों के रुपए फंसे हुए थे उनके लिए आज खास दिन है। लोगों की जमा राशि को लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की होगी आज से शुरुआत। गुजरात के विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तीनों बीजेपी उम्मीदवार पहुंचे राज्यसभा। तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना गया। फ्रांस की बेस्टिल दिवस परेड में भाग लेने वाली टुकड़ी को आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सम्मानित किया। कहा त्रिसेवा टुकड़ी ने भारत को गौरवान्वित किया है। भारत में तेजी से घट रही है गरीबों की संख्या। पिछले 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। नीति आयोग ने जारी किया डेटा। जल्द सुनवाई की मांग के लिए राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में रखी जा सकती है। मोदी उपनाम वाले लोगों की मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से राहुल को मिली है 2 साल की सजा। देश भर में कुल 1,44,000 किलो ड्रग्स को नष्ट किए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी का आभार जताया। कहा नशे से युवाओं को अलग करना है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की याचिका सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। मुख्तार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली 7 साल की सजा रद्द करने की मांग की है। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण सिंह की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने ब्रजभूषण सिंह को समन जारी किया था। ड्रग्स के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई आज। एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को करेगा सुनवाई। सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का कोर्ट ने दिया है आदेश। बात करते हैं मुख्तार फाइल्स की। एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव खुलासे की। कैसे एक डॉन ने जेल को ऐश गहा बना दिया। कैसे यूपी का माफिया पंजाब में अपने रसूख के बल पर जेल में ऐश की जिंदगी जी रहा था। मुख्तार फाइल्स में ऐसी बातें हैं जो सिस्टम और डॉन के बीच बड़ी सांठगांठ को एक्सपोज करती है। कैसे जेल के अंदर से अपनी क्राइम कंपनी वो चलाता रहा, लोगों को डराता रहा। यह सब कुछ आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा, पूरी डिटेल्स के साथ होगा मुख्तार फाइल्स में।
पंजाब की भगवंत मान सरकार के पास मुख्तार फाइल्स की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। इस रिपोर्ट को डिकोड करने से पहले एक एक किरदार के बारे में जान लीजिए। किरदार नंबर 1 मुख्तार अंसारी। किरदार नंबर 2 पंजाब के तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। किरदार नंबर 3 पंजाब के तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा। किरदार नंबर 4 रोपड़ जेल के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट। किरदार नंबर 5 रोपड़ जेल के तत्कालीन एसएसपी। तकरीबन 100 पन्नों की इस पूरी फाइल में सभी किरदारों का तफसील से जिक्र है। एबीपी न्यूज देश का पहला न्यूज चैनल है जिसके पास जांच रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। इसी में डॉन की पंजाब के सिस्टम से सेटिंग, साजिश और सस्पेंस का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। पंजाब सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है? पंजाब सरकार की जांच रिपोर्ट कहती है कि यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में शिफ्ट करने के पीछे एक बड़ी गहरी और सियासी साजिश रची गई थी। इस साजिश की वजह यूपी के डॉन का डर था जो उसको बांदा की जेल में चैन से सोने नहीं दे रहा था। अब ये डर क्या था, जरा उसे भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद तमाम माफिया डॉन पर एक्शन शुरू हो गया। बेहिसाब संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर गरजने लगे। इसी दौरान साल 2018 में मुख्तार अंसारी के मुकदमों की सुनवाई यूपी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने लगी। मुख्तार अंसारी की करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बुलडोजर वाले एक्शन के रडार पर आ गई। अब मुख्तार को डर सताने लगा कि इसी तरह कानूनी कार्रवाई तेज रफ्तार से चलती रही तो उसे कई लंबित आपराधिक मामलों में सजा मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके जुर्म का हिसाब होने लगेगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो सिस्टम को बाईपास नहीं कर पाएगा। इसी डर की वजह से अंसारी ने अपने पंजाब वाले प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। उसने पंजाब में अपने हाई एंड संबंधों का इस्तेमाल किया और फिर बांदा जेल से पंजाब शिफ्ट होने का मास्टर प्लान तैयार हो गया। रिपोर्ट में इसका खुलकर जिक्र है। अब सवाल था कि यूपी की जेल में बंद माफिया डॉन बांदा से पंजाब कैसे पहुंचेगा। इस पर रिपोर्ट में जो लिखा है वो बेहद शॉकिंग है, सनसनीखेज है। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डॉन ने पॉलिटिकल जुगाड़बाजी से मोहाली में अपने खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। पंजाब में तब कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, इसलिए रिपोर्ट में तत्कालीन पंजाब सरकार की भूमिका पर सवाल उठे। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ। जो बात कैमरे के सामने कही गई उसी को पंजाब सरकार की रिपोर्ट भी सपोर्ट करती है। लेकिन मुख्तार फाइल्स में कई ट्विस्ट हैं, टर्न हैं और सस्पेंस भी। इससे पहले उस एफआईआर पर गौर करना जरूरी है जिसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉन को पंजाब की जेल में लाने के लिए एक झूठी एफआईआर यानी फर्जी केस तैयार किया गया। तारीख 7 जनवरी 2019, दिन सोमवार, जगह मटौर, मोहाली। पंजाब की फिजाओं में ठंड दस्तक दे रही थी। 9 डिग्री की सर्दी लोगों की मुश्किल बढ़ा रही थी। रोज की तरह मटौर थाने में भी ज्यादा हलचल नहीं थी। ये ऐसा पुलिस स्टेशन था जिसका नाम पहले कभी सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन एक शिकायत ने, एक एफआईआर ने मटौर पुलिस स्टेशन को देश में फेमस कर दिया। तमाम अखबारों और मीडिया की हेडलाइंस बना दिया। मोहाली के बड़े बिल्डर हैं उमंग जिंदल। उमंग ने पंजाब की मोहाली पुलिस को एक कंप्लेंट दी। शिकायत में कहा गया कि उनके मोबाइल नंबर पर
6390407709 नंबर से कॉल आया। बताया कि यूपी से कोई अंसारी बोल रहा है। शिकायत में आगे लिखा गया, अंसारी ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। ये बिल्डर नामी है, बड़े अफसरों और नेताओं के पास उठता बैठता है। मामला सीरियस लगा। मोहाली पुलिस ने मटौर थाने में तुरंत अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 386 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। बस डॉन अपना पासा फेंक चुका था। उसका प्लान काम कर रहा था। धीरे धीरे यूपी से पंजाब पहुंचने की उसकी साजिश कामयाब होने लगी थी। स्पेशल डीजीपी आरएन ढोके की रिपोर्ट में लिखा है, डॉन के पंजाब में पॉलिटिकल लिंक्स, उसकी सियासी सेटिंग की वजह से फिरौती वाली एफआईआर दर्ज हुई और फिर शुरू हुआ आगे का एक्शन। ये साजिश कितनी फुल प्रूफ थी, इसका अंदाजा आपको पुलिस के केस दर्ज करने और उसकी जांच की रफ्तार से हो जाएगा। जो पंजाब पुलिस अपने ढीले रवैये को लेकर बदनाम है, उसी पंजाब पुलिस ने महज 14 दिनों में डॉन अंसारी को बांदा जेल से मोहाली पहुंचा दिया। 8 जनवरी 2019 यानी शिकायत मिलने से एक ही दिन बाद मोहाली पुलिस ने इस केस में यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को नामजद किया। 17 जनवरी 2019 पंजाब पुलिस ने मुख्तार का प्रोडक्शन वारंट हासिल किया। 19 जनवरी 2019 मोहाली पुलिस यूपी के बांदा जेल के लिए रवाना हुई। 21 जनवरी 2019 थानेदार हरविंदर सिंह की टीम ने डॉन को हिरासत में लिया। 22 जनवरी 2019 मुख्तार अंसारी को मोहाली की कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया गया। 23 जनवरी 2019 मुख्तार अंसारी की आवाज के सैंपल हुए और फिर जो डॉन चाहता था उसी हिसाब से वो पहुंच गया सुरक्षित सलाखों के पीछे। यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी का पंजाब की जेल में सरकारी वैकेशंस का सफर। 24 जनवरी 2019 यही वो दिन था जब अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद पंजाब पुलिस का जो रवैया रहा, उसने सभी को चौंका दिया। स्पेशल डीजीपी की रिपोर्ट में जोर देकर लिखा गया है कि यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल केस के बहाने पंजाब आया और फिर यूपी जाने को तैयार नहीं हुआ। इसका सीधा असर ये हुआ कि मुख्तार पर यूपी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे दर्जनों मुकदमे फंस गए। इधर पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम को डॉन से इतना लगाव हो गया कि उसने यूपी पुलिस के 1-2 नहीं बल्कि 40 समन बैरंग मोड़ दिए और हर बार डॉन को पंजाब में रोकने का नया बहाना बनाया। संपर्क करके एक इत्थे थ्रैट दी एफआईआर करा के उन्हें ले आए। ले आए जी, ਉਹਦੀ सेवा शुरू हो गई। घट्टो घट 25 बार तो ਵੱਧ यूपी पुलिस ने कहा साडा बंदा सानू दे दो। कदे कहते रीढ़ की हड्डी नहीं ठीक हैगी, कदे कहते सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ट्रैवल नहीं कर सकता। 25 ਦੀਆਂ 25 चिट्ठियां का जवाब देता था, असं देंगे। इतना ही नहीं, अंसारी को पंजाब में रोकने के लिए कैप्टन सरकार में डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड तक का गठन किया गया, जैसे वो कोई डॉन नहीं बल्कि सरकारी दामाद हो। ये अभी साजिश की पहली कड़ी है। डॉन पर मेहरबानियों के लिए साजिश की बिसात पर दूसरा मोहरा कैसे तैयार हुआ, इसकी कहानी और भी सनसनीखेज है। पंजाब सरकार की टेबल पर रखी मुख्तार फाइल्स का हर पन्ना इसकी गवाही दे रहा है कि पॉलिटिकल सेटिंग के बिना यूपी का डॉन पंजाब की जेल में ऐश नहीं कर सकता था। वो पंजाब का सरकारी दामाद बनकर 2 बरस तक सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकता था।
डॉन और पंजाब की टॉप लीडरशिप के बीच सबसे मजबूत कड़ी कौन था? मुख्तार फाइल्स में इसका भी जिक्र है, देखिए। पंजाब में डॉन का ऐशलोक खड़ा हो चुका था। डॉन कभी पंजाब की दहलीज छोड़कर यूपी की सरजमी पर कदम न रखे, इसकी सॉलिड प्लानिंग हो चुकी थी। बिजनेस टाइकून उमंग जिंदल साजिश की कड़ी का पहला मोहरा था। डॉन, सीएम और पॉलिटिकल सेटिंग का ये आगाज बना। पंजाब में अंसारी की अखंड ख्वाबगाह बनाने का दूसरा मोहरा बिसात पर बिछाया जा चुका था। ये मोहरा कौन था? किसके कंधे पर बंदूक रखकर डॉन को हमेशा हमेशा के लिए पंजाब में रखने का प्लान था? वो कैसा षड्यंत्र था जिसकी बुनियाद खुद तत्कालीन कैप्टन सरकार रखने जा रही थी? डॉन एंड कंपनी का दूसरा मोहरा कौन था? डॉन, सीएम और साजिश की दूसरी कड़ी क्या थी? अंसारी के लिए 5 साल पुराने केस की फाइल कैसे खुली? एफआईआर नंबर 252 में कैसी सियासी सेटिंग हुई? बिजनेस टाइकून उमंग जिंदल केस में अंसारी पंजाब पहुंच चुका था। केस रंगदारी का था जिसमें ज्यादा दिनों तक डॉन को पंजाब की जेल में रखना मुमकिन नहीं था। ये पंजाब पुलिस और सरकार अच्छे से जानती। दूसरा, यूपी सरकार लगातार डॉन को हैंडओवर करने का दबाव बना रही है। ऐसे में साजिश का दूसरा मोहरा बिसात पर बिछाया। पंजाब सरकार पर डॉन अंसारी को यूपी शिफ्ट करने का दबाव बढ़ने लगा। सेटिंग और साजिश का चक्रव्यूह कमजोर पड़ने लगा। ऐसे में पंजाब में एक और साजिश ने सिर उठाया। ये साजिश कितनी गहरी और कितनी बड़ी थी, इसको लेकर भी पंजाब सरकार की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा है। एक तो पॉलिटिकल सेटिंग बेहद स्ट्रांग थी, दूसरा साजिश टॉप लेवल पर हुई थी क्योंकि तत्कालीन कैप्टन सरकार डॉन पर मेहरबानियों का पिटारा खोल बैठी थी। वक्त पिटारे से षड्यंत्र के दूसरे मोहरे को बाहर निकालने का था, जिसका वक्त पहले ही मुकर्रर था। 2014, लोकेशन रोपड़ का मोरिंडा था। एफआईआर नंबर 252 रीओपन। 26 नवंबर 2014, दिन बुधवार का था। उस रोज पंजाब में घना कोहरा डॉन को बचाने की उम्मीदों पर भी कोहरा गहराने लगा। पूरी सेटिंग और साजिश कमजोर पड़ने लगी थी। रिपोर्ट बताती है कि जब तत्कालीन कैप्टन सरकार को इसका इल्म हुआ तो 5 साल पुराने केस का पुलंदा नए सिरे से खोला गया। केस अनट्रेस मर्डर का था जिसमें अंसारी को मेन एक्यूज्ड बना दिया गया। डॉन को बचाने के लिए तत्कालीन कैप्टन सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही थी। 26 नवंबर 2014, रोपड़ के मोरिंडा थाने में एक ब्लाइंड मर्डर केस दर्ज हुआ। इस केस में कोई अभियुक्त नहीं था। ये वो लूप होल था जिसे कैप्टन साहब की पुलिस ने तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। मोरिंडा में हुए ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी अनसुलझी थी, जिसकी वजह से साल 2015 में इस केस की फाइल बंद कर दी। 5 साल से ये फाइल मोरिंडा थाने में धूल फांक रही थी, लेकिन इस फाइल के ऊपर से अचानक धूल तब छंटी जब साल 2019 में अंसारी पंजाब पहुंचे। जिथों तक अंसारी वाला सवाल, ये तो हुण जग जाहिर है कि पौने 2 साल के लगभग 2 साल के लगभग रोपड़ जेल च रहा। उस केस का भी नहीं पता, जिहड़े केस च रखिया सी, केस च किहड़े च रखिया सी, कोई केस नहीं सी।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ MLA MP ਕੋਰਟ ਹੈ यूपी 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ भी वो कितनी बार मिला जिंदगी च। करीब 4.5 साल बाद अंसारी को बचाने के लिए ये फाइल दोबारा खोली गई, जैसा कि रिपोर्ट में दावा है। साजिश की कड़ियां इतनी ही नहीं है, मेरे हाथ में पंजाब सरकार की वो रिपोर्ट है जो बताती है कि 27 मई 2019 को FIR नंबर 252 में शिकायतकर्ता का नया बयान दर्ज किया गया और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि पंजाब में डॉन अंसारी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मजबूत रखा जा सके। सोची समझी साजिश के तहत मोरिंडा में हुए ब्लाइंड मर्डर केस में अंसारी को अभियुक्त बना दिया। ये पासा इसलिए फेंका गया ताकि अंसारी को लंबे अरसे तक पंजाब की जेल में रखने का कानूनी रास्ता साफ रहे, लेकिन पंजाब पुलिस की इसी चाल में अब उसकी गर्दन फंस रही है। पिछली सरकारों ने अलग अलग तरह की धांधलियाँ की हैं। इसमें अगर कांग्रेस सरकार के पिछली कैप्टन साहब के टाइम की मैं बात करूं तो जो अंसारी साहब को जेल में रखा गया, उनकी मेहमान नवाजी की गई है सरकार की तरफ से। ये तो सिद्ध हो रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं और इसमें बड़ी हैरानगीजनक बात थी कि यूपी सरकार उसको मांग रही थी और ये उनको दे नहीं रहे थे। तत्कालीन कैप्टन सरकार और उनकी पुलिस की सांठगांठ के बीच साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अंसारी को वापस यूपी भेजना पड़ा, लेकिन कैप्टन सरकार यहां भी डॉन पर रहम की सारी हदें पार कर दी। उन हदों का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन पहले डॉन की खातिर पंजाब पुलिस ने जो खेल किया उसकी पूरी दास्तान समझ लीजिए। खेल ये था कि अंसारी को जिस केस में अभियुक्त बनाया गया था उसकी फाइल दोबारा बंद करनी थी, क्योंकि ये पैंतरा सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं आया। इसलिए पुलिस ने इस केस के शिकायतकर्ता को दोबारा तलब किया और इस बार उसका बयान अंसारी को फंसाने के लिए नहीं, उसको बेचारा यानी बेगुनाह साबित करने के लिए लिया गया। हो सकता है पुलिस फाइल में ये गड़बड़ी दबी रहती, छुपी रहती, लेकिन अंसारी की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जेलर ने जो हल्फनामा दिया था उसने पुलिस महकमे की पोल खोल दी। हल्फनामे में पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का जिक्र है और ये हल्फनामा अब पंजाब सरकार की मुख्तार फाइल का हिस्सा है, जो चीख चीख कर गवाही देती है कि पंजाब की कैप्टन सरकार में डॉन की खातिर कितने गड़बड़ जाले।